मनोज तिवारी जी ने इस फुहड़पने की शुरुआत की जब वो गाते हैं कब देबू कहाँ देबू। बीजेपी को सिर्फ कोसने भर से काम नहीं होगा ना नेहा। सपा की दल्ली है तो उसकी कांग्रेस की चमची है और ये लहंगा चोली करने वाले सब संसद में पहुंचे बैठे हुए हैं। तो आइए आजमाइए, जनता देख लेगी आप में कितना इंटरेस्ट दिखाती है। भोजपुरी समझ में आता जो चुभता है कान को। ये क्या लहंगा चोली मचा रखे, फटाफट खोल के दिखाओ तो चोलिया के हुक राजा जी तो हर लहंगा उठा दे। भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर को क्यों भूल गए? बीजेपी वालों ने भोजपुरी की सुपारी ले ही रखी है कि ऐसे लोगों को, ऐसे गंदे गायकों को प्रमोट करेगी तो पवन सिंह जी कौन सा भोजपुरी को में कम गंदगी फैलाए हैं। बीजेपी के सामने टिक पाना आपकी बस की बात नहीं है। किसी भी वक्त उखाड़ के फेंक दिया जाएगा आपको। ये जो कुर्सी पे बैठे हैं, नेताओं का सब्स्टिट्यूट भी बनिए ना, क्यों मैदान में नहीं आती हैं? हमने बिठाया आपको कुर्सी पे आपसे डरने के लिए। अरे पूछेंगे सवाल। राजनीति में आप आएंगी, अप्रोच किया है लोगों ने मुझे और... आप हर सरकार को कोसेंगी, प्रशासनिक अधिकारियों को रंगबाज कह देंगी। अरे भैया कोई तो होना चाहिए बोलने के लिए। आपको लोग कहते हैं शोक गायिका। अरे उठला दरदिया कमरिया में बिचेरे बजरिया में हो। अनामिका जी को लोगों ने सपोर्ट कर दिया एक तरीके से ना, उनकी बात को ज्यादा समझा लोगों ने। हाथरस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा काबा यूपी में काबा। क्यों सम्मान नहीं चाहिए आपको? सम्मान हम अपना देख लेंगे। आज ये हॉस्टल कांड बता दो यार। और ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए ड्रग मुझे और चाहिए और चाहिए। रोड किनारे खड़े होके पुरुष कुछ भी कर देता है, आप थोड़ी कर पाएंगी। वो हमरा प्रेम के निशानी दिखाई द पिया शौचालय बनाई द पियाना। तो इतनी बेरुखी मोदी जी से, इतनी बेरुखी योगी जी से काहे है? मैंने ये कर दिया बोलो थैंक यू, मैंने वो कर दिया बोलो थैंक यू, मैं आगे ये करूंगा अभी से बोल दो थैंक यू। और नहीं, मेरा काम सरकार का गुणगान करना नहीं है। अरे दिल्ली में आपके राजबा, जेल में होत मसाज बा, लोकपाल ले आवे वालन के बदलल अंदाज बा काबा। दिल्ली में काबा हो मेरी गवर्नमेंट इसी पे टिकी है, मैं हटाने के काबिल नहीं हूँ। भीख नहीं हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बनी साहेब रोजगार मांगिला। ये आपने मुझे बढ़िया रोस्ट किया है। हरवा बेचदा चूड़िया बेचदा खेतवा धैदा रेहन बलम पर धानी लड़ब, साहेबवा के देबो चुनी चुनी गारी, चौकी दरवा के देबो चुनी चुनी गारी। सुना है आजकल तेरे शहर में वही घबरा रहा है जो सच्चा है, लेकिन आज घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट की मेहमान जो हैं वो घबराती नहीं है। वो हंसते गाते जब सरकारों से सवाल पूछती हैं तो उनकी पेशानी पर बल आ जाते हैं। वो बेरोजगारी की बात करती हैं, दहेज प्रथा की बात करती हैं, शौचालय की बात करती हैं, वो नौकरी की बात करती हैं, प्रेम की बात तो करती ही हैं, लेकिन उनके प्रेम में देश प्रेम की वो झलक है जो आखिर में हर आदमी के साथ कनेक्ट करते हुए नजर आता है। तो फिर आज घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट की मेहमान वो हैं जो बिहार की बेटी हैं, यूपी की बहू हैं और पूरे देश की काबा गर्ल है। तो स्वागत करते हैं नेहा सिंह राठौर का। नेहा कैसन बानी, क्या आजकल हो तुम महाराज? ये तो बिल्कुल आपने मेरे ही स्टाइल में पूछ लिया। घनश्याम जी मैं एकदम अच्छी हूँ और आप सबका प्रेम है, लोगों का आशीर्वाद है, सब अच्छा चल रहा बा। बीच में तबीयत तनी सा गड़बड़ा गई रहे लेकिन सब ठीक बा और आपको इस नई जर्नी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू नेहा। नेहा कई बार हम मिले हैं, बातचीत हुई है, लेकिन हर बार मेरे व्यूवर ये जानना चाहते हैं कि भाई अब आप जनकवि हैं, जो लोग कहते हैं, लोक गायिका से बढ़ते हुए जनकवि का सफर, इस सफर की शुरुआत कितनी मुश्किल भरी थी? हाँ, इस सफर की शुरुआत में बहुत सारे रोड़े आए, अभी भी हैं, बहुत सारी अड़चने आई और आती भी रहेंगी, ऐसा मैंने जो है मान लिया है। और 2018 के बाद से, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद से मैंने सोचा कि मैं कुछ गीत लिखती हूँ, गाती हूँ, मतलब परिस्थितियाँ ऐसी ही थी। तो पहला गीत मैंने शौचालय पे लिखा गया, आइडिया नहीं था कि लोग इतना पसंद करेंगे, लेकिन जब मैंने हमरा प्रेम की निशानी दिखाई द पिया शौचालय बनाई द पिया ना, तो तब तो मेरे फेसबुक पे
50-50 लोग जुड़े हुए होंगे, वही लाइक वाइक करते थे, कमेंट करते थे, तो लोगों ने बड़ा मुझे प्रोत्साहित किया। तो फिर लोगों ने कहा बेरोजगारी पर भी कुछ लिखो, महंगाई पर भी कुछ लिखो। मैंने लिखना शुरू किया, गाना शुरू किया, फिर बिहार में काबा गाया, यूपी में काबा गाया। तो आपने जो मुश्किलों की बात कही, तब तक तो मुझे लगता था कि सब अच्छा चल रहा है, मैं गीत गा रही हूँ। लेकिन जब मैंने यूपी में काबा गाया, लोगों ने पसंद तो किया, लेकिन एक तरफ से मुश्किलें आना शुरू हो गई। लगातार मेरे ऊपर एफआईआर हुए, जो कि अवैध। मेरे पति की नौकरी चली गई, और एक इसके बाद फिर मैंने एमपी में गाया, तो एमपी में एफआईआर, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला मेरा चल रहा है। एक तो पता नहीं कौन हरियाणा में मेरे खिलाफ एफआईआर करवाया है, क्यों मुझे भी नहीं पता है। जौनपुर में और कोई बलिया वलिया में मेरे खिलाफ एफआईआर। हाँ, मतलब पूरा ऐसे एफआईआर कवि हो गई हैं। तो है, मुश्किलें तो है, अड़चने तो हैं। ठीक है, लेकिन इन मुश्किलों में हम रस घोलते हैं, आपको जानती है ना। पहला गीत आपने बताया प्रेम की निशानी, बहुत खूबसूरत है। हो जाए थोड़ा सा। थैंक यू। हाँ, मैं एक दो लाइन गुनगुनाती हूँ। बहुत अभी खराब गाने वाले नहीं, आज हम खराब आवाज में सुनेंगे। खराब सुनेंगे। हो हमरा प्रेम के निशानी देखाई द पिया, शौचालय बनाई द पियाना, हे बनाई द पियाना, हो बनाई द पियाना, बेटी बहिन के लजिया बचाई द पिया, शौचालय बनाई द पियाना। हो बड़की भौजी बाड़ी कनिया, ननदी भैली रे सयनिया, हो बेटी बहिन के लजिया बचाई द पिया, शौचालय बनाई द पियाना। और जब आप बेटी की बात करती हैं और बेटी की अस्मिता की बात करती हैं, तो आप एकदम खुले में चौड़ में कहती हैं कि भाई सम्मान नहीं चाहिए, समानता चाहिए। क्यों सम्मान नहीं चाहिए आपको? नहीं, हमें सम्मान भी चाहिए और समानता भी चाहिए। बात होती रहती है ना कि भैया बेटियों का सम्मान करो, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये सब बहुत बेतुकी बातें हो गई हैं। नहीं, महिलाओं का सम्मान करो, भैया हमको समानता का अधिकार चाहिए, आप अपने बराबर हमको बैठने दो, यही सम्मान है। सम्मान और कुछ है नहीं। अब एक महिला है जिसकी शादी वादी होती है, नए घर में जाती है, तो पता चलता है कि पूरी फैमिली, सास ननद भौजाई सब लोग मिल करके खाना वाना खा रहे हैं, चाहे देवर जी, जेठ जी, ससुर जी, भसुर जी, और वो एक बेचारी गर्मी के दिन में इतना पल्लू करके सारा दिन बर्तन धो रही है, ये कर रही है, साथ में बैठ करके खा भी नहीं सकती, ससुर भसुर से लजाना है। भैया ऐसे सम्मान का कोई मतलब है? हमको समानता चाहिए, आपके साथ ऐसे बराबर की कुर्सी पे बैठे हैं, ससुर भसुर के सामने हम भी खा सकते हैं। अरे हमने क्या गलत किया है महाराज कि हम घूंघट करें, है ना? घूंघट कौन करता है? मर्यादा है ना, पर वो तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। नहीं ना, छुपाता है। नहीं, देखिए बिल्कुल अच्छी बात है, संस्कृति का हिस्सा भी है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है ना, देखिए जो पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं थोड़ी कर सकती हैं। जो पुरुष जिस आप अगर पूरी समानता चाहेंगी। आपने सम्मान और समानता की बात कही। नहीं, आपने घूंघट की बात भी की ना। हाँ, मैं घूंघट की भी बात कर रही हूँ। रोड किनारे खड़े होके पुरुष कुछ भी कर देता है, आप थोड़ी कर पाएंगी, कोई महिला नहीं कर पाएगी। हाँ, वो एकदम ठीक बात है। वो दरअसल पुरुष को भी नहीं करना चाहिए, वो बेहयाई है पुरुषों की। उनको नहीं पता है कि महिलाएं कितनी असहज हो जाती हैं इन सब चीजों से। हाँ, तो कर सकता है क्या? पुरुषों ने तो अपने लिए बड़ा जुगाड़ भिड़ा रखा है, पर बेहयाई है ये पुरुष। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे पुरुषों को सड़क किनारे पेशाब कर रहे हैं। आपको पता है कितनी लज्जा महसूस होती है हमें खुद। पर ठीक है, चल रहा है समाज में, सब कुछ स्वीकार्यता मिली हुई है, पुरुष के नाम पे भैया कुछ भी हो रहा है। तो हम वही कह रहे हैं कि पुरुष ना हो समाज में। अरे महाराज, ये मैं कैसे कह सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। पुरुषों का होना जरूरी है, महिलाओं का भी होना जरूरी है। मैं महिलाओं की वकालत करते हुए यही बात बोलूंगी कि आप सम्मान अम्मान की बात छोड़िए, सम्मान हम अपना देख लेंगे, और आपके सम्मान करने से हमारा सम्मान नहीं है। हमारी नजर में हमारा सम्मान है। आप कौन होते हैं सम्मान देने? नहीं, आप हमको समानता चाहिए, साथ बैठने का, खाने का, कुछ बोलने का, संसद में भी, हर जगह हमें समानता चाहिए। तो मैं तब भी ये बात कहती हूँ। अच्छा, अब नेहा सिंह राठौर कहती हैं कि हमको समानता चाहिए, लेकिन आप जिस बैकग्राउंड से आई, जिसको मैंने समझा, पढ़ा, रिसर्च किया, वहां तो सीधा सीधा फॉर्मेट था, भाई बेटी को पढ़ाना है, बीएड कराना है, टीचर बनाना है और छोड़ देना है। एग्जैक्टली, तभी तो मैं कहती हूँ ना कि सम्मान अम्मान की क्या बात करते हैं। अभी जैसे समानता की बात रही, तो मेरे ही घर में, और ये क्यों आया मेरे मन में, मैं ये भी चीज आपको बता दूं, मेरा भाई है, तो मैं ये बात कहती रहती हूँ। मेरी माता जी भी जब भी कोई इंटरव्यू देखती हैं तो बहुत दुखी हो जाती हैं। उनको ये लगता है कि तुम हर जगह जाके ये बात क्यों कह रही हो। अब हो गया ना,
मैंने कहा हो तो गया आपके लिए, लेकिन मेरे लिए वो इतना गहरा प्रभाव पड़ा है उसके ऊपर। मैं बहुत सेंसिटिव लड़की रही, शायद मेरी दीदी नहीं रही है। मेरी दीदी को इतना फर्क नहीं पड़ता था कि भैया के दाल में मम्मी ज्यादा घी डाल दे रही हैं या चुपके से उसको ड्राई फ्रूट्स खिला रही हैं। अच्छा, हम लोग औसत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स तो बीमार उमार हैं तभी खाने मिलता है। और ये एकदम सही बात मैं आपको बता रही हूँ, सही बात है कि बीमार है तो भैया चलो ठीक है, आपके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। जैसे खीर है, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ है। जैसे रात में खीर बनता था तो सुबह में मुझे फ्रिज किया हुआ एकदम ठंडा खीर बड़ा पसंद था, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। मम्मी सुबह सुबह ही 6-7 बजे, भैया जगता लो खा लो, नहीं तो जगेगी तो खा ली है, कुछ इसमें कुछ नहीं है। दूसरी चीज़, पढ़ाई लिखाई को भी लेकर के मुझे शहर नहीं भेजा गया कि नहीं लड़की है तो क्या जाएगी बाहर, यहीं से सारा क्रांति जो करना है कर लो। अरे भैया, गांव देहात में बहुत कम संसाधन होते हैं पढ़ने लिखने के भी। आप बाहर जाओ, बाहर का दुनिया देखो, बाहर में बहुत सारी जो है सुविधाएं मौजूद हैं पढ़ने के लिए, चाहे और भी नई दोस्ती करने के लिए, नई दुनिया को जानने के लिए, एक्सपोजर। तो वो हमें नहीं मिला। तो हमें तो हमेशा से लगता रहा कि ये तो गलत हो रहा है, भैया को आप तो सारी सुविधाएं दे रहे हो, भैया को तो आप सारे मौके दे रहे हो। अरे भैया, मैं कुछ तब न करूंगी जब मुझे मौका दिया जाएगा। आप मेरा पहला मौका ही मार दे रहे हो तो मैं क्या कुछ कर पाऊंगी। तो हाँ, समानता को लेकर के मेरी लड़ाई, मेरे घर मेरे समाज तो बहुत दूर की बात आ गई महाराज, समाज बहुत दूसरी चीज होगी। अच्छा, सोशल मीडिया की भी मैं बात करूं तो अगर कोई महिला है गीत गाती है तो उसको गीत क्या कुछ भी, अगर वो कुछ कंटेंट क्रिएट करती है या सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है, आप देखो ना वो कितनी भद्दे तरीके से ट्रोलिंग करते हैं लोग उसके देह दशा को लेकर के। हाँ, तो इस चीज को मुझे लेकर के लगता है उस तरीके से कभी आपकी ट्रोलिंग नहीं हुई होगी। पुरुषों की ट्रोलिंग उस तरीके से नहीं होती है, महिलाओं की ट्रोलिंग अलग तरीके से लोग करते रहते हैं। महिला का आगे निकल जाना पुरुष हजम नहीं कर पाता है क्या? आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए, आप सारे पुरुष मुझे ट्रोल कर देंगे। मैं क्या बोलूं, अगर आप मेरी बात कहेंगे, जैसे मैंने जिससे प्रेम किया है, मेरे जो हस्बैंड हैं, उनके केस में ये बात बिल्कुल लागू ही नहीं होती है। जबकि मैं ये जानती हूँ कि ऐसा है, हमारे समाज का ये स्याह पक्ष तो है ही कि मेल ईगो सामने आ जाता है। पर अगर मैं मेरी बहुत व्यक्तिगत बात करूँ, सिर्फ मेरी बात करूँ, तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो हमेशा, जैसे अभी वो मेरे साथ आए हुए हैं, मुझे कहीं भी जाना होता है वो एक स्तंभ की तरह पीछे खड़े रहते। चाहे मैं किसी मंच पे जा रही हूँ परफॉर्म के लिए या किसी जगह जा रही हूँ, कोई भी काम करना हो, कोई भी डिसीजन लेना हो, वो बंदा मेरे साथ स्तंभ, कभी मेल ईगो उसका सामने नहीं आया कि तुम ये लड़की होकर के कैसे करोगी। अच्छा, अब तो बड़ी छोटी छोटी चीजों को लेकर के लोग भी नोटिस करने लगे। मैं गाड़ी में आगे बैठती हूँ, मेरे हस्बैंड पीछे बैठते हैं, लोग कहते हैं बताओ कैसा है, पीछे बैठ जाता है, औरत के पीछे बैठ रहा है। और उसमें कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है। और मेरे हस्बैंड ये कहते हैं कि ठीक है तुम्हारा मन है, अच्छा मुझे थोड़ी गाड़ी वाड़ी में उल्टी जैसी प्रॉब्लम होती है तो मैं गाड़ी में आगे ऐसे बैठना पसंद करती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड को कभी इस चीज से कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है जो कर रही हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत है। लेकिन पर नेहा, मेरी कह के बात नहीं पलट सकती ना, आप तो जनकवि है मैडम। तो आपको तो पूरे समाज का पर्सपेक्टिव रखना है। बिल्कुल। तो मैंने कहा तो कि समाज का ये स्याह पक्ष तो है ही कि अगर लड़की बहुत अच्छा, एक और चीज है समाज की मैं बात करूँ, ये तो मैंने बहुत व्यक्तिगत बात कर ली। एकदम ठीक कहा आपने। मेरे लिए लोग कहते हैं कि ये थोड़ी गीत लिखती होगी, इसका हस्बैंड गीत लिखता होगा, ये थोड़ी। मैंने कहा हाँ भाई, गाना भी वही गाते, मैं लिपसिंग करती हूँ बस, है ना। तो महिला अगर योग्य है तो समाज, जो पितृसत्तात्मक समाज है, उसको पचा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो बात मैंने देखा है। अब जैसे मेरे को डिमोरलाइज करने के लिए उनको पचता नहीं है कि एक लड़की, एक रीढ़ वाली लड़की है जो सत्ता की आंख में आंख डाल करके सवाल करती है। तो मेरे लिए सपा की दल्ली है तो उसकी कांग्रेस की चमची है। अरे भैया, ये भी तो हो सकता है, क्यों चमची और क्यों दल्ली, ये भी तो हो सकता है एक लड़की है जो रीढ़ वाली है, जो जमीर वाली है, जो कहती है वो करती है। अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लोग मुझे कहते थे केजरीवाल से पैसे पाती होगी। अभी मैंने दिल्ली में काबा गया तो साइलेंट हो गए हैं। कैसे कहा? हाँ, वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। दिल्ली में काबा मैं आपको सुना देती हूँ। मैंने तो लिखा भी हुआ है। तो लोगों का मुंह एकदम से साइलेंट हो गया। मैं यही कह रही हूँ कि हाँ, एकदम सही बात है, समाज पचा नहीं पाता है कि कोई लड़की कैसे टैलेंटेड हो सकती है, कैसे योग्य हो सकती है, कैसे अपना काम कर सकती है अकेले, किसी बगैर किसी के दम पे, है ना। तो मैं दिल्ली में काबा की 2-4 लाइनें आपको सुनाती हूँ, मैं लिख के लाई हूँ। हाँ बिल्कुल। अरे दिल्ली में आपके राजबा, जेल में होत मसाजबा, लोकपाल ले आवे वालन के बदलल अंदाजबा। काबा
दिल्ली में काबा, अरे बेसमेंट में चलत यूपीएससी के क्लास बा, राजेंद्र नगर के लाइब्रेरी तैरत लइकन के लाश बा, अरे तोहार नेता पैग लगा के कहवा बदहवास बा। काबा दिल्ली में काबा, लाखों का पर्दा, लाखों का बंगला, लाखों का टॉयलेट सीट बा, अरे चौकीदार के मिनी वर्जन हो बड़का ढीठ बा। काबा दिल्ली में काबा, एक ओर बा पाठशाला, दूसर ओर मधुशाला, गली गली नुक्कड़ चौराहा बिकत इहाँ बा हाला, अरे देश बेचत बा चाय वाला आ दिल्ली दारू वाला। काबा दिल्ली में काबा, बिजली पानी सड़क खराब, काबा एकर सोल्यूशन, अरे QI 400 पार का है ना घटल पोल्यूशन। काबा दिल्ली में काबा, राशन कार्ड बनत नइखे, ना ही मिलत बा पेंशन, अरे गंदा पानी पी पी के भाई पेट में भइल इन्फेक्शन। काबा दिल्ली में काबा। आपने बोला कई सारे ट्रोलर्स अलग अलग ट्रोल करते हैं। हाँ। जब आप मेरे पॉडकास्ट में आ रही थी तो हमने कहा कि नेहा सिंह राठौर आ रही हैं, तो कुछ लोगों ने पूछा और कहा कि भाई नेहा से पूछना जो आपको ट्रोलर हॉस्टल कांड हुआ था, नेहा का एक हॉस्टल कांड था, वो नेहा के हॉस्टल कांड की कहानी हम बता दें, नेहा शर्मसार हो जाएगी। वो क्या था नेहा? आज ये हॉस्टल कांड बता दो यार। मैं आपको बता देती हूँ हॉस्टल कांड क्या था। देखिए क्या कर डाला आपने हॉस्टल। सबसे पहली चीज तो मैंने कहा ना कि जैसे आपने पूछा था ये सवाल कि एक महिला की योग्यता को ये हमारा जो समाज है वो पचा नहीं पाता, एक महिला की हिम्मत को, तो उसे डिमोरलाइज करने के लिए, उसे हतोत्साहित करने के लिए सबसे सिंपल क्या है पता है? चरित्र हनन। सबसे सिंपल है। वो तो मैं बहुत ढीठ लड़की हूँ, इनकी मजाल है ये मुझे हतोत्साहित कर लेंगे हॉस्टल कांड और होटल कांड और फलाना कांड का तमगा चिपका करके। इन लोगों ने, अच्छी बात ये सफल रहे हैं एक नैरेटिव सेट करने में। अब 4 जगह लोग, जहां भी मैं कुछ भी अपलोड करती हूँ वहां पे नीचे लोग लिख देते हैं हॉस्टल कांड। तो हॉस्टल कांड पे मैंने कुछ लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। 2 मिनट का आप प्लीज प्लीज। अब जब सभी को मेरे हॉस्टल कांड की भनक लग ही गई है तो आप भी इसे पूरा जान लीजिए। दोस्तों, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई घर से पूरी करने के बाद मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हॉस्टल जाने ही वाली थी कि उसी दौरान तिवारी जी का एक गाना आ गया, बबुनी के लागल व शहर के हवा और ही पढ़ावा। गाना मशहूर हो गया। मेरी माता जी डर गई और पैसों की कमी का बहाना बनाकर मुझे हॉस्टल नहीं जाने दिया। गुस्से में मैंने इस महिला शिक्षा विरोधी गीत के गायक के पोस्टर पर भरी दोपहरी काली पोत दी। अगले साल जब मैंने दोबारा हॉस्टल जाकर पोस्ट ग्रेजुएशन करने की बात कही तो माताजी ने कहा कि बचिया धीरज रखो, 15 लाख खाते में आने ही वाला है, जब आ जाएगा तो चली जाना हॉस्टल। पर रुपए नहीं है, मैं हॉस्टल नहीं गई। तब इस 15 लाख वाले झूठ के लिए जिम्मेदार दढ़ियल बाबा के पोस्टर को मैंने भरी दोपहरी चप्पलों से तब तक पीटा जब तक मेरी चप्पल टूट नहीं गई। तीसरे साल जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए भाई से जिद की तो उसने कहा कि वो फौजी बनने जा रहा है, अब पोस्ट ग्रेजुएशन तो क्या PhD भी करवाएगा। पर दोस्तों, वो फौजी बनते बनते अग्निवीर बन गया और उसने बताया कि उसकी नौकरी PhD से भी छोटी है। ये सुनते ही मैं चप्पल उठाकर दीवार की ओर फिर से बढ़ ही रही थी, तभी तक बाबूजी आ गए और बोले, धान रोप दे लेवानी बचिया, मोदी जी ने कहा है आमदनी दुगनी होने वाली है, फिर चली जाना हॉस्टल। मैं फिर से रुक गई। पर गाइज उस साल धान की फसल जो है वो सांड चढ़ गए, समझ रहे हैं। अंत में थक हार कर मैंने अपने व्यापारी मामा जी से फोन करके कहा कि वो मुझे आगे की पढ़ाई के लिए हॉस्टल भेज दें। पर उन्होंने रुआसे होकर बताया कि 2 गुजराती गुंडों ने उनको इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर पार्टी फंड में पैसा जमा कराने को कहा है, वो मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। उस दिन मैंने गांव की चट्टी पर चिल्ला कर गांव जवार को इकट्ठा किया और सबके साथ मिलाकर नारा लगाया कि चौकीदार ही चोर है। उसी दिन से ये घटना मेरे गांव जवार में नेहा हॉस्टल कांड के नाम से मशहूर हो गया। तो ये है मेरा हॉस्टल कांड। लेकिन नेहा, ठीक है, आप कहती हैं कि भाई जितने कवि कवित्री हैं, लोक गायिका हैं, लोक गायक हैं, इनको विपक्ष में रहना चाहिए, इनको सवाल पूछने चाहिए। और ठीक है, हम भी ये कहते हैं कि भाई नाम उन्हीं का दर्ज इतिहास में होता है जो सवाल सत्ता के खिलाफ पूछते हैं। लेकिन कुछ तो सरकार ने अच्छा काम किया होगा, कुछ तो बढ़िया किया होगा। और कोई भी सरकार पूरी तरीके से सफल या असफल नहीं होती, आप जानती हैं। तो इतनी बेरुखी मोदी जी से, इतनी बेरुखी योगी जी से काहे है? नहीं, मेरी कोई बेरुखी नहीं है और बड़ा सम्मान भी है योगी जी के लिए, मोदी जी के लिए। लोग तो बड़ा इसको अलग तरीके से बताते रहते हैं कि योगी जी, मोदी जी मेरे दुश्मन, ऐसा नहीं है।
दूसरी चीज आपने कहा कि कुछ तो अच्छा किया होगा और ये भी कहा कि हर सरकार की कुछ सफलताएं और विफलताएं हैं। ऑब्वियसली मैं भी मानती हूँ जो कुछ भी अच्छे काम हैं इनके, मीडिया है बताने के लिए। सारा दिन मीडिया चैनलों पर गुणगान आप सुन लेंगे, मोदी जी के गुणगान, योगी जी के गुणगान। बचा कुचा जो है, इनके पास इतना पैसा है, अपना प्रोजेक्ट लगाते हैं, एक मंच लगाते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, उसमें यही तो गिनाते हैं, मैंने ये कर दिया बोलो थैंक यू, मैंने वो कर दिया बोलो थैंक यू, मैं आगे ये करूंगा अभी से बोल दो थैंक यू। बचा कुचा जो काम है सरकारी कवि और चाटुकार लोग कर ही दे रहे हैं। तो ऐसे समय में घनश्याम जी मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तब लगता है कि जब सारे लोग एक लाइन से सत्ता की चाटुकारिता कर रहे हैं तब मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और मुझे लगता है कि कोई तो होना चाहिए जो जनता की बात कर। कौन है घनश्याम जी, अभी बताइए इस टाइम में कौन है जो जनता की बात कर रहा है? एक लाइन से सभी मौका परस्त हुए पड़े हैं। अभी सबको पता है कि राम के नाम पे बहुत कुछ मिलने वाला है, तो अभी सब राम भक्त बने हुए हैं। इससे पहले कोई राम भक्त नहीं था। अरे मैं भी पूजा करती हूँ महाराज, मेरी मम्मी से ज्यादा धार्मिक तो मैं किसी को मानती ही नहीं हूँ। सुबह शाम हमारे घर में हनुमान चालीसा, शाम के टाइम में ऐसे आपको बजता फिरेगा श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुण। मेरी माता जी खूब गाती, हमने खूब पूजा किया है। हमारा घर परिवार बहुत धार्मिक रहा है, पर हमने कभी इस चीज का दिखावा नहीं किया। पर आजकल लगे हुए हैं लोग, एकदम सबको पता है कि क्या चीज उनके लिए फायदे की चीज है। अगर आपने भी राम की बात की, सरकार भी राम की बात कर रही है, मोदी जी भी कर रहे हैं, तो फिर क्यों परेशान है? करने दीजिए ना उनको, उनकी बात करने दीजिए। मैं कह रही हूँ राम के नाम पे वोट मांगना, राम के और हिंदू मुसलमान के नाम पे मंदिर मस्जिद के नाम पे डराना धमकाना, ये सब चीजें मुझे गड़बड़ चीजें लगती हैं और इसके खिलाफ मैं हमेशा से आवाज उठाती रही हूँ। और आपने ये जो बात कही कि सभी लोग तो सरकार ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, तो उस पर भी मैंने ये बताया कि सरकार ने बेशक बहुत अच्छे काम किए ही हैं, किए ही होंगे। मीडिया बता रही है दिन रात, सरकारें बता रही हैं, आप नहीं बताएंगे? नहीं, मेरा काम सरकार का गुणगान करना नहीं है। हाँ, तो इसके लिए सॉरी रहेगा। हाँ हाँ, मेरे गीत के माध्यम से सरकार की विफलताएं आपको सुनने मिल जाएंगी। मेरा काम वही है। एक जन कवि का काम, एक लोक गायी का काम ये है, लोग की समस्याओं को, समाज की समस्याओं को गीत के माध्यम से या अपना जो भी विधा है उसके माध्यम से क्रिएटिव तरीके से सरकार तक पहुंचाना। भोजपुरी में मुझे लगता है कि चोली लहंगा के अलावा अभी क्या लिखा जा रहा है घनश्याम जी? भोजपुरी की, अगर मैं भोजपुरी से आती हूँ, मैं भोजपुरी में गीत क्रिएट करती हूँ, तो सबसे पहले मैं भोजपुरी भाषा की जिम्मेदारी लेती हूँ, है ना? अभी क्या लिखा जा रहा है? लहंगा चोली। और ये लहंगा चोली करने वाले सब संसद में पहुंचे बैठे हुए हैं। मेरा सवाल करना बनता है भाई। तो कुछ माननीयों के तो चुनाव में आपने ढूंढ ढूंढ के वीडियो निकाले। नहीं, क्यों नहीं निकालूंगी? इनकी क्लास क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए? हाँ, मीडिया वाले क्यों नहीं इनकी क्लास लगाते हैं? तो क्योंकि मेरे इलाके से आते हैं आप लोग, भोजपुरी भाषी लड़कियों, भोजपुरी समझ में आता जो चुभता है कान को। ये क्या लहंगा चोली मचा रखे हो? हमारा भोजपुरी ये थोड़ी है। हमारा भोजपुरी प्रतिरोध का स्वर है, उसमें रीढ़ है, उसमें जमीर है, वो डरता नहीं है। भोजपुरी भाषा ये है, वो डरने वाला लहंगा चोली लिपस्टिक की भाषा थोड़ी है महाराज, जो आज आपको दिखने सुनने मिलता होगा। फटाफट खोल के दिखाओ तो चोलिया के हुक राजा जी, तो हर लहंगा उठा दे, ये है हमारा भोजपुरी। तो बिहार के लोग, भोजपुरी को पसंद करने वाले लोग, भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर को क्यों भूल गए? हाँ, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे होता है ना एक ड्रग, तो पहले मनोज तिवारी जी ने इस फुहड़पने की शुरुआत की जब वो गाते हैं कब देबू कहाँ देबू। उससे पहले मुझे नहीं लगता है कि था, मनोज तिवारी जी से ही शुरुआत हुई है। कब देबू कहाँ देबू, लेवेला बानी तैयार, बेबी बियर पी के नाचा ताड़ी छमक छमक छम, और भी बेहद क्या बोलेंगे निम्न स्तरीय लिरिक्स, बहुत घटिया। इसके बाद आपके रवि किशन जी आते हैं जो गाते हैं लहंगा उठा दे रिमोट से, और धीरे धीरे करके लोगों को, पूर्वांचली लोगों को, भोजपुरी भाषी लोगों को ड्रग देने की थोड़ा थोड़ा सा करके ये लत लगाई गई। इसके बाद हो ये गया और ज्यादा चाहिए, होता है ना ड्रग, मुझे और चाहिए, तो और फूहड़। और अब तो मुझे लगता है पहले द्व्यर्थी गीत बनते थे, अब लिटरल एक एक शब्द को वैसे ही पिरो दिया गया है, आप नहीं सुन सकते हैं। घर परिवार के साथ, एक बार की बात है, सरस्वती पूजा था और मेरे घर में ऐसे हम लोग सब खाना खा रहे थे, मेरे पिताजी, मेरा भाई, सब छुट्टियों में घर थे और कुछ खाना वाना खा रहे थे। बगल में ही वही डीजे वीजे सब लगा कर बजा, बहुत फूहड़ गाना। मुझे ये लग रहा था कि सरस्वती माँ के अंदर जान होता तो खुद ऐसे शर्म से पल्लू कर लेती कि बेटा बंद कर दो,
ये मेरे नाम पे क्या कर रहे हो तुम। और इतना ऑकवर्ड मोमेंट हो गया था, ये मुझे पता है मेरे पिताजी को भी इस गाने का मतलब समझ में आ रहा है, मेरे भाई को भी समझ में आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो वो एक चीज, ड्रग देने की लत लगाए हैं ये लोग। हाँ, एक चीज और है कि इसके विकल्प में कुछ एक नया होना चाहिए, लोग क्या सुने फिर, तो उसका एक विकल्प मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि मैं बहुत अकेली भी हूँ, मैं ये भी जानती हूँ कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, पर ठीक है, मैं अकेले लड़ूंगी और इन सब के खिलाफ लड़ूंगी। पवन सिंह को जब टिकट नहीं मिला तो आपने तंज कसते हुए कहा कि भाई मनोज तिवारी को दे दिया था, खेसारी लाल को दे दिया था, तो इनको काहे नहीं दिया? हाँ, एकदम ठीक बात है। मेरा लॉजिक सही है कि नहीं? अब एक आदमी जो महिला विरोधी गीत गाता है, जो गाता है कि बबुनी के लागल बस शहर के हवा औरी पढ़ावा, एक आदमी जो गाता है पता नहीं, वो तो मैं लाइन भूल गई, इतने गंदे इनके गीत होते हैं कि याद रखने लायक तो खैर होते भी नहीं हैं। बहुत गंदा, कोई चोली में मोबाइल और लहंगा, पता नहीं क्या, बहुत घटिया लिरिक्स। तो ये गाने वाले रवि किशन जी लहंगा को रिमोट से उठा रहे हैं। निरहुआ जी गाते हैं रहरी में इंटर कैलू, सरसों में बीए, उखियरिये में एमा ओमा के पढ़ाई। आप समझ रहे हैं? इन लोगों को भाजपा प्रोत्साहित कर रही है, टिकट मिल जा रहा है। तो मैं कह रही हूँ कि पवन जी जो हैं, पवन जी भी नहीं तो खूब नाभि को, ढोड़ी को कांटी से मूद रहे हैं और छलकता हमरो जवनिया, मारब गोली त लहंगा लहक जाई, अब बंगाल वाली माल चाहिए। इन्होंने कौन सा भोजपुरी में फोड़ता फैलाने में कोई कमी छोड़ी है भाई? और जब लगातार एक लाइन से बीजेपी वालों ने भोजपुरी की सुपारी ले ही रखी है कि ऐसे लोगों को, ऐसे गंदे गायकों को प्रमोट करेगी, तो पवन सिंह जी कौन सा भोजपुरी को में कम गंदगी फैलाए हैं? इनको भी मिल जाना चाहिए था। तो हाँ, मुझे लगता है कि पवन जी को भी टिकट मिलना ही चाहिए था। जब कुल मिला जुला के इनका टिकट इसी पे निर्भर करता है कि कितना महिलाओं का जो है वो लहंगा चोली नोच लेते हैं, तो मिलना तो चाहिए ही था। हाँ, ये अन्याय तो हुआ, ये पवन जी के साथ गलत हो गया, ये तो उनको भी मिलना चाहिए था। पवन जी गाते हैं मारब गोली तो लहंगा लहक जाई। तो नेहा सिंह राठौर जब कवियों का सब्स्टिट्यूट बनने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें आप कहती हैं मैं अकेले खुद को पाती हूँ, तो इन नेताओं का सब्स्टिट्यूट भी बनिए ना, क्यों मैदान में नहीं आती हैं? कोई ऐसा चुनाव नहीं है नेहा जो ऐसी खबर हमारे पास नहीं आती कि नेहा चुनाव लड़ रही है। नहीं, आप लोगों का सूत्र बड़ा कमजोर है महाराज। आप मुझे कॉल कर लिया कीजिए, मैं आपका जो भी दुविधा है उसको मैं दूर कर दूंगी। आप मुझसे बात कर, इस सूत्रों का क्या है? पिछले बार तो पता नहीं कोई आया मेरा इंटरव्यू करने, बोला नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस में आप चुनाव लड़ रही हैं। हमने तो ये भी सुना अखिलेश यादव के साथ रातों रात मीटिंग हो गई है आपकी। ये बड़ा अजीब साउंड कर रहा है, लेकिन क्या है, ये सब गलत बात है। अरे नहीं, आइए ना मैदान में, आइए लड़िए। जब आप कह रही हैं एक चीज खराब है, उसको दुरुस्त करना आप चाहती हैं, तो आइए आजमाइए, जनता देख लेगी आप में कितना इंटरेस्ट दिखाती है, आपकी बातों में कितना इंटरेस्ट दिखाती है। जो सोशल मीडिया पे आपके सपोर्टर्स हैं वो वोट में कितने तब्दील होते हैं। बीजेपी को सिर्फ कोसने भर से काम नहीं होगा ना नेहा, आप आइए प्रूफ करिए और बताइए कि मैं सब्स्टिट्यूट हूं भाई। सबसे पहली चीज घनश्याम जी की, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है चुनाव लड़ने की। मेरी कुल मिला जुला करके उम्र अभी 27 साल है, ठीक है, और 2-4 सालों से मैं एक्टिव हूँ। तो सबसे पहले मैं मन भर के काम कर लूं, कोस लूं पहले। नहीं, कोस लूं नहीं, जनता के मुद्दे उठा लूं, कोस लूं क्या। तो पहले मैं जी भर के काम कर लूं, जब मुझे लगेगा कि अब समय आ गया है कि और भी चीजों में इंटरेस्ट दिखाया जाए, तब मैं कुछ करूंगी। अदरवाइज अभी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। अभी मैं लोकगीत लिखना अच्छा, इच्छा नहीं है या कोई ऐसा ऑफर नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं, ऑफर आए हैं। अच्छा, ऑफर आए। अच्छा, कहाँ से ऑफर आए थे? नहीं, ये मैं बताने में, बता दीजिए ना थोड़ा सा। हाँ। नहीं, आप बस इतना समझिए कि अप्रोच किया है लोगों ने। अच्छा, नेशनल पार्टी से आए थे कि क्षेत्रीय पार्टियों से आए थे? नेशनल और क्षेत्रीय दोनों ही अप्रोच किया है लोगों ने मुझे, और मैंने अभी उनको भी बोला है कि मैं विचार करूंगी। अभी तो मैं बहुत छोटी सी बच्ची हूँ। अच्छा, आपके एजेंडा में है पर कि राजनीति में आप आएंगी? देखिए, राजनीति से मेरा दुराव नहीं है, राजनीति से कोई मेरी दूरी नहीं है, राजनीति अच्छी चीज है। अभी मैं बहुत छोटी हूँ। या आप समझ रही हैं कि अभी बीजेपी के सामने टिक पाना आपकी बस की बात नहीं है? नहीं, इतना मैं नहीं सोच रही हूँ। हाँ, मैं फिलहाल मैं एक लोक गायिका हूँ, गीत लिखती हूँ और गीत गाती हूँ। अरे महाराज, सब कुछ चुनावे लड़ ले तो इहो बतिया कहे वाला केहू चाही ना। सब कोई नेते बन जाई तो कोई जनता का भी बात करे वाला चाही ना महाराज। कोई गीतों गावे वाला तो चाहिए ना, एगो लोक गायिका भी भोजपुरी में होगे कि चाहिए ना, जो सच में लोगों की बात करती हो, लहंगा चोली के अलावा।
इतनी क्या जल्दी है, बहुत छोटी उम्र है घनश्याम जी मेरी, मैं 27 साल की हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है चुनाव लड़ जाने की, जीत जाने की, हार जाने की। मेरे पास बहुत ऐसे पूरा समय है सब कुछ एक्सपेरिमेंट करने की, तो मैं कोई जल्दबाजी नहीं करने वाली हूँ। आज जब भोजपुरी बोलती है ना हाँ। तो शहद सा खुल जाता है, आए हाय हाय हाय, थैंक यू सो मच, सुकून सा आ जाता है। थैंक यू। आप कहाँ से हैं? ये बताना है? नहीं, मैं जानना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है मैं कहाँ से हूँ? आज पॉडकास्ट में सवाल एक अंदाजा लगाइए ना। यूपी से होंगे आप। इतना शहद घुल रहा है वहाँ। यूपी से लग रहे हैं आप। मैं उत्तराखंड से हूँ। ओह, उत्तराखंड से हैं। हाँ। उत्तराखंड तो बड़ा सुंदर जगह, पहाड़ी हैं आप? जी मैं पहाड़ी हूँ। बहुत सुंदर। तो आपके यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? हमारे यहाँ कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। और कई 2 मंडल हैं आपके उत्तराखंड के। उत्तराखंड में एक चक्राता जगह बड़ा हाँ। सुंदर है, मैं वहां गई हूँ। पहाड़ तो बड़ा खूबसूरत लगता है। हाँ, अच्छा, आप तो पहाड़ी हैं। तो पहाड़ी बिहारी रॉक्स। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब आप भोजपुरी बोलती हैं तो फिर कुछ सुनने का मन करता है। ओके। अच्छा, आप कहती हैं ना भाई के पैदा होने पे सोहर हुआ, हाँ। मेरे नहीं हुआ, तो सोहर आता है क्या आपको गाना? बिल्कुल सोहर आता है, और मैंने कोरोना काल में एक सोहर लिखा अच्छा, था, मैं प्लीज। वो आपको सुनाऊंगी। एक महिला जो आप लोगों ने, वो बहुत कोरोना के टाइम पे न्यूज वायरल हुई थी कि 165 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा करके आई थी। पदयात्रा तो क्या ही, मजबूरी में उनको करना पड़ा होगा। उन्होंने एक बच्चे को जन्म भी दिया था, तो मैंने सोचा कि उनके लिए कोई तो सोहर गाया नहीं होगा। तो मैंने उनके लिए सोहर एक लिखा था। अरे उठेला दरदिया कमरिया में, बीचे रे बजरिया में हो, ललना लाज लागे हमारी नजरिया में, देखे लोग बजरिया में हो। माँ क्या कहती है अपने बेटे से? अरे अइला हो बबुआ भूखाइल, बड़ी रेखा खुआइल ना हो, ललना पाप लागी माई, कहाइल मोर छतियो सुखाइल हो। अरे अटकल परान अधजल में, सभवा सकल में न हो, ललना गाढ़े विपतिया के पाल में, होरीला जनमल हो, राजा जी लाज लागे हमारी नजरिया में, देखें लोग बजरिया में हो। जुकाम ठीक हो गया? पता नहीं होगी तो लोग बताएंगे। नेहा, इतनी सारी बातें आप करती हैं और खुल के करती हैं, किसी से डरती नहीं है। ये डर शुरू से खत्म था या फिर आला जीरा घरबा काहे का डरबा? नहीं, मुझे लगता है कि एक तो पहले मुझे थोड़ा सा विद्रोही मेरे घर वालों ने शुरू से ही बना दिया, और उसके बाद सत्ता का भी एक बड़ा रोल रहा मुझे थोड़ा और विद्रोही बनाने में। हाँ, ये चीज मैं कह सकती हूँ। जैसे मैंने कहा ना कि घर में जो वो समानता वाली भाव नहीं था, तो वो उस चीज ने मुझे बहुत अंदर से झकझोर के रख दिया था कि क्यों नहीं मैं बाहर जा सकती पढ़ने के लिए, क्यों नहीं मैं दाल में घी खा सकती, क्यों नहीं ये मेरा हिस्सा है, वो मेरा हिस्सा, मैं क्यों नहीं जीन्स पहन सकती हूँ, मुझे क्यों सूट सलवार पहनना है, मुझे क्यों बीएड करना है, मैं और अच्छी पढ़ाई करूंगी। तो एक तो पहले परिवार में शुरू हुआ ये सब चीजें, मम्मी से बड़ा मैं झगड़ा करती रहती थी। अभी तो सब ठीक है। फिर शादी को लेकर के भी मुझे जब लड़का चुनना हुआ, मैंने कहा मैं अपने मन से शादी करूंगी। तो मैंने बहुत जो है क्या मैं बोलूं, विद्रोही मुझे घर वालों ने ही बनाया, मैं कह सकती। इसके बाद जब मैंने गीत गाना शुरू किया, सोशल मीडिया पे अपलोड करना शुरू किया, तो पता चला कि भैया सरकार भी मुझसे बड़ी नाराज हो गई, उसको भी प्रॉब्लम है मुझसे, वो भी नहीं चाहती है कि मैं गाऊं, वो भी नहीं चाहती है कि मैं एक लड़की अपने मन की अब मतलब जो अपनी चीजें हैं वो अभिव्यक्त करे। तो मेरे ऊपर एफआईआर हो जाता है। फिर मुझे हतोत्साहित करने के लिए और कुछ नहीं बना तो मेरे पति के मतलब चारों तरफ से घेर लिया गया। तो भैया इंसान हूँ, काठ की मूरत थोड़ी हूँ, गुस्सा आता है, और वो गुस्सा, वो जो भड़ास है, वो गीत के माध्यम से आपको देखने भी मिलता होगा। तो मैं क्यों डरूं? दूसरी चीज, मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, तो मैं क्यों डरूं आपसे? मैंने आपको चुना है, आप डरिए ना मुझसे कि किसी भी वक्त उखाड़ के फेंक दिया जाएगा आपको। ये जो कुर्सी पे बैठे हैं, देर नहीं लगाती है जनता सिर पे चढ़ाने में और उतारने में। तो सरकारों को जनता से डरना चाहिए, हमसे डरना चाहिए। हम आपके वोटर, आप हमसे डरिए। हम क्या डरे आपसे? हमने बनाया आपको, हमने बिठाया आपको कुर्सी पे, आपसे डरने के लिए।
अरे पूछेंगे सवाल, ये जुमलेबाजी करने से काम नहीं चलेगा। तो डर नहीं लगता है मुझे। और सच बताऊं तो अब तो मेरे जीवन में इतनी सारी चीजें हो गई हैं कि अब महसूस भी नहीं होता है। अब लगता है चलो ठीक है, अब मैं चुनौती की तरह लेती, चाहिए जो मुझे ट्रोल करने वाले लोग हैं, ये क्या कम खतरनाक लोग हैं? हाँ, मेरे को अभी चिढ़ाते रहते हैं। अरे आपको मैं क्या बताऊं, ट्विटर पे एक मियां खलीफा है, पोर्न स्टार है, तो मेरा चश्मा और उसके चश्मे को एक बता करके बोला कि ये तो जो है ये गंदी लड़की है। मेरा चरित्र हनन करने के लिए सोशल मीडिया रूपी चौराहे पे दुपट्टा खींचने जैसी हरकत है ये, है ना। अभी तो किसी की मजाल नहीं है कि मेरे सामने ऐसी हरकत कर दे, लेकिन सोशल मीडिया का जो एक बड़ा सा चौक चौराहा है वहां पे ये यही किया जा रहा है और मेरी बात भी कोई नहीं सुनता है। मैं कितना महिला आयोग से ऐसे अर्जी लगाते रह गई, टैग करके ट्विटर पे मैं पूछते रह गई, मेरे खिलाफ जो है मेरे लिए कोई आवाज नहीं उठाया, ना कोई कार्रवाई की गई उन गंदे लोगों के खिलाफ। दूसरी चीज, आजकल एक पोर्न एक्टर है, उसके साथ मेरी एडिटेड फोटो लगा दिया है। अब मेरे को आ जाता है पता नहीं कैसे फीड में, अच्छा टैग करते हैं लोग, तब दिखता है कि ये देखो। पर ईश्वर का बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगी कि मेरे पति बड़े अच्छे हैं, भले इंसान हैं, मुझ पर बड़ा भरोसा करते हैं। उन्होंने कभी पलट के मुझसे नहीं पूछा कि ये क्या। मैंने कहा यार ये सब एडिटेड फोटो, वो खुद भी कहते रहते कि अच्छा ये फोटो तुमने देखा, घबराना नहीं, सोचना नहीं, लोग ऐसे ही हैं, तुम तैयार कर लो, तुम जो काम कर रही हो उसमें और भी बहुत सी चीजें आएंगी और एआई का जमाना क्या कर दे लोग, तो मैं तो तैयार हूँ सब सारी चीजों के लिए। मेरे घर परिवार वाले जानते हैं मैं कैसी हूँ, इनफैक्ट जो मुझे जानते हैं वो भी जानते हैं कि मैं कैसी हूँ, जो मेरे आस पड़ोस के लोग, ये सोशल मीडिया पे भी मैं कौन हूँ, कहाँ से आती हूँ। लेकिन सोशल मीडिया पे जैसे आप अपने को कहती हैं लोक गायिका, लेकिन सोशल मीडिया पे आपको लोग कहते हैं शोक गायिका। ओके ठीक है, देखिए अब क्या है ना, समाज में अगर शोकाकुल माहौल रहेगा तो शोक के ही गीत गाना पड़ेगा, मैं नहीं गा सकती, फिर मैं उससे भजन कीर्तन फिर नहीं हो पाएगा। हाँ, समाज में जब हिंदू मुसलमान जमीन खोद करके मंदिर ढूंढा जाएगा, जहाँ पे अभी मैं चाइना की बात करूँ तो चाइना जमीन खोद करके सोना ढूंढ रहा है, लोग बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, माहौल अभी जो संभल में हुआ है या फिर मणिपुर में जो हो रहा है, मुझे तो लगता है यार देश को, पूरे देश को शोक मनाना चाहिए उसके लिए। आप मुझे शोक गायिका कह रहे हैं ना। आपने बीएचयू में भी बोला। हाँ बीएचयू एग्जैक्टली, आपने वहां भी बोला। बीएचयू के ये जो आरोपी थे ये आजाद घूम रहे हैं, और लड़की जो थी जिसके साथ जो पीड़िता थी वो घर चली गई है छुट्टी लेकर के। बेटी न बच पाई न बेटी पढ़ पाई, इससे ज्यादा शोक का माहौल और इस देश में क्या होगा और महिलाओं के लिए। मैं शोक गीत ना गाऊं तो क्या मैं हरे राम हरे कृष्णा गाऊं? नहीं हो पाएगा मुझसे, बल्कि मेरे राम भी मुझे थप्पड़ मारेंगे कि बेटा अपनी जिम्मेदारी निभाओ, मेरा भजन करने से काम नहीं चलेगा, इनके खिलाफ आवाज उठाओ। ओ ये चीज है, मैं नहीं नाच सकती महाराज, मैं आपकी तरफ बेहया और थेथर नहीं हूं जो लोग ये सब कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता है। लेकिन आपकी इतनी बड़ी मुहिम का, इतने मुखर होने का क्या फायदा होता है नेहा? देखो आपने कहा, देखिए आपने एक सवाल बस, आपने बोला कि यूपी में काबा, अनामिका जी आई उसके बदले में उन्होंने कहा यूपी में बाबा, और यूपी में बाबा एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार रिपीट हो गए। आपकी काबा का क्या फर्क हुआ? कुछ नहीं हुआ। अनामिका जी को लोगों ने सपोर्ट कर दिया एक तरीके से ना, उनकी बात को ज्यादा समझा लोगों ने, आपकी बात को नहीं समझा। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात घनश्याम जी कि मैं गीत सरकार बनाने या सरकार गिराने के लिए नहीं गाती हूँ। लोकतंत्र में मेरी जो अपनी एक भूमिका है, या बतौर लोक गायिका जो मेरी भूमिका है, जो मेरा कर्तव्य है, मैं उस कर्तव्य पथ पर अग्रसर हूँ। मेरा काम सरकार बनाना और सरकार गिराना नहीं है। कोई जीते कोई हारे, नैरेटिव तो सेट करती है ना आपकी कविताएं, आपकी बातें। मैं आपको बता रही हूँ क्या गलत सेट करती हैं? गलत सेट करती हैं तो ये भी बताइए। जनता की बात रखना, अगर कोई नैरेटिव सेट करना है तो मैं क्या गलत कर रही हूँ? है ना, मेरा काम देखिए सरकार बनाना और बिगाड़ना नहीं। जनता का अपार विश्वास है मोदी जी के ऊपर और योगी जी के ऊपर, ये बहुत अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपना जो कर्तव्य है वो भूल जाऊंगी। ये तो मैं नहीं भूल पाऊंगी ना, तो मैं अपना काम कर रही हूँ। मेरा काम सरकार बनाना बिगाड़ना नहीं है, एकदम मैं पहले ही क्लियर कर दूं। सरकार किसी की भी आए, किसी की भी जाए, नेहा सिंह राठौर बतौर लोक गायिका ही अपना काम करती रहेगी। आपको क्या लगता है कल को कांग्रेस पार्टी आएगी तो मैं उसके खिलाफ भी गीत गाऊंगी, और बीजेपी को मेरे गीत अच्छे नहीं लगते तो विपक्ष में आ जाए, उनको लगेगा उनका साथ दे रही हूँ मैं। तो आप हर सरकार को कोसेंगी, प्रशासनिक अधिकारियों को रंगबाज कह देंगी, और आप पे कोई फिर सवाल ना उठाए, थोड़ा अजीब नहीं लगता? तो आप सवाल उठाइए ना, सवाल उठाइए।
मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अधिकारियों को रंगबाज बोलना ठीक लगता है मैं आपको? आपको बता दे रही हूँ, ए भैया रंगबाजी करेंगे तो रंगबाज बोला जाएगा। क्या होती है कानपुर रंगबाजी? रंगबाजी क्या मैं होती आपको है? बताती हूँ, कानपुर देहात में जो कांड हुआ था, हम्म तो महिलाएं अंदर थीं बेटी के साथ और एक महिला, और वो कह रही थी नहीं मेरा घर मत गिराओ, ये वो सारी चीजें विरोध कर रही थी, और बावजूद इसके बुलडोजर जो है वो चला दिया। इसको क्या कहेंगे? इसको पावर का दुरुपयोग कहेंगे। ठीक है, आप जो करने गए हैं उनको बाहर भी तो किया जा सकता था। इसके बाद आपको जो करना था, आपके अंदर मतलब इतनी संवेदनशीलता नहीं है क्या कि आपको पता है कि 2 लोग हैं घर के अंदर और आप बुलडोजर जो है चला दे रहे हैं? तो इसको रंगबाजी बोलेंगे, रंगबाज को रंगबाज बोलेंगे। और मैं अपने शब्द आज भी वापस नहीं ले रही हूँ, मैं आज भी कह रही हूँ, आप रंगबाजी करेंगे, आप रंगदारी दिखाएंगे, आप अपने पावर का मिसयूज करेंगे, अरे भैया कोई तो होना चाहिए बोलने के लिए। कौन बोल रहा है? कोई गा रहा है यूपी में बाबा, कोई गा रहा है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये होते कौन है राम को लाने वाले? आप कितनी औकात है आप राम को लाएंगे? अरे राम का जिस दिन आपके ऊपर पड़ा नजर ना, हवा हो जाएंगे आप। अब तो ये भी कह रहे हैं, अब तो ये भी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। एकदम ठीक कह रहे हैं, नहीं बटना चाहिए। सबको, सब जाति धर्म के लोगों को इंसानियत के साथ, पूरी मानवता के साथ एक होने का समय है, नहीं बटने का समय। हिंदू मुसलमान को एक दूसरे से प्रेम करने का समय है, और ये जानने का समय है कि एक घर में 2 बेटों के बीच लड़ाई झगड़ा लगाने वाले लोग घर के हितैषी नहीं हैं, वो दुश्मन है। अपने दुश्मनों को पहचानना होगा। ये जो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, इनसे बचने की जरूरत है, और हिंदू मुसलमान को एक होने की जरूरत है। तो एकदम ठीक बात है कि बटेंगे तो कोई आएगा और हमारी ऐसी तैसी कर जाएगा। ये बात तो आपको जम रही है फिर? ये मेरा अपना है, वो क्या सेट करते हैं, वो क्या नजरिए से बोलते हैं मुझे नहीं पता। पर मुझे ये लगता है कि हिंदू मुसलमान बटेंगे तो इनका बुरा होगा। अच्छा ठीक है, इतनी गंभीर बातें हो गई नेहा, अब कुछ अच्छी अच्छी वैसी बातें करते हैं। नेहा ने जब संगीत सीखने गई तो वहाँ बंगाली बाबू मिल गया। अच्छा बताइए ना मुझको किस्सा प्लीज। हाँ घनश्याम जी, ये हुआ था 2018 में, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। अच्छा, मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करने वाली लड़की रही हूँ, क्या करूँ कैसे करूँ, घर में तो बोल ही दिया था पढ़ूंगी नहीं, कुछ गीत वीत गाऊंगी लिखूंगी। तो मैं गई कोलकाता। तो अच्छा, ये कितना अजीब लगता होगा, मैं हर बार यही बात कहती हूँ अभी, लेकिन मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ अगर कोई लड़का बहुत बड़ा सा बाल रखा है तो। अभी क्योंकि मैं बाहर का दुनिया देख रही हूँ तो मेरी आंखें अभ्यस्त हो गई हैं। अब मैं स्वीकार कर लूंगी कि किसी ने बहुत सारा पूरे देह पे ही टैटू करा रखा है, या लड़का होकर के भी बाल बढ़ा रखा है, या लड़का होकर के भी आईब्रो बनवा ले रहे हैं लोग, तब मेरे लिए पचा पाना मेरे लिए बहुत कि ये क्या देख रही है। आपने नहीं देखा था ना? मैंने नहीं देखा, तब भी अभ्यस्त थे लोग, आपने नहीं लोग देखा। अभ्यस्त थे, मेरी आंखें और मैं अभ्यस्त है। मैं पहली बार गई तो मैंने देखा हमारे जो गुरुजी थे वो बाल रखे थे, उनको देख के मुझे बड़ी हंसी आती थी। और वो बंगाली बच्चों को ज्यादा प्राथमिकता में रखते थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे भोजपुरी सीखना है, तो मुझे पीछे बिठा देते थे और कहते थे बेटा देखो म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती है, आप इसको भी सीखने का प्रयास करो। जैसे सारेगामापा करते तो मुझे हंसी आ जाती थी। 3-4 दिन ऐसा हुआ, मतलब इससे ज्यादा भी दिन हुआ ऐसा। एक बार सर ने मुझे बोला कि बाहर जाओ। फिर मुझे लगा कि अब ये इंसल्ट सहने से अच्छा है मैं घर चली जाती हूँ, तो फिर मैं वापस घर चली आई थी। हाँ वो था, लेकिन अभी भगवान वो भी अगर कहीं देख रहे होंगे तो क्या कह रहे होंगे कि कौन थी ये एक लड़की। हाँ उस समय ऐसा था। ठीक है कोई बात नहीं। नेहा देखिए, जैसे दिन की शुरुआत होती है ना, तो सूर्य जो होते हैं वो पूरब से ही निकलते हैं, बिना उसके दिन की शुरुआत नहीं होती। और जब पॉडकास्ट होता है और नेहा होती है, यूपी में काबा ना हो तो फिर शुरुआत और खत्म कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आपको यूपी में काबा आप सुनना चाहते हैं? अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के सरकार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। काबा यूपी में काबा, अरे मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौनत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। काबा यूपी में काबा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, टिकठिया कफन नोचत कुकुर बिलार बा। ए बाबा काबा यूपी में काबा, अरे जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। प्लेलिस्ट मेरी थोड़ी सी लंबी है, माफी चाहता हूँ। तुम्हें अपनी जिंदगी गंवानी पड़ेगी साहबुआ की ट्रेन में। गजब। वो आपको अच्छा लगा था?
वो भी मैं गीत आपको सुनाऊंगी। हाँ। उससे पहले वो गीत मैं सुनाती हूँ आपको जो मैंने ईवीएम पे लिखा है। हाँ हाँ, ईवीएम भी तो बड़ी बेचारी है देश में हमारे। हाँ, मैं उस पे आपको गीत सुनाती हूँ। साहिब जनता का वोट चुराना मुआफ करने के काबिल नहीं है। ईवीएम का जो आया जमाना आजमाने के काबिल नहीं है। ओ मैंने बोला कि ईवीएम हटा लो, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले। ओ मैंने बोला कि ईवीएम हटा लो, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले। हो मेरी गवर्नमेंट इसी पे टिकी है, मैं हटाने के काबिल नहीं हूँ। मेरी कुर्सी इसी से बनी है, डगमगाने के काबिल नहीं हूँ। हो मैंने माना कि एमपी तुम जीते, छत्तीसगढ़ भी जीते सूबीते। हो मैंने माना कि एमपी तुम जीते, छत्तीसगढ़ भी जीते सूबीते। बाकी हरियाणा यूं जीत जाना, ये पचाने के काबिल नहीं है। साहिब जनता का वोट चुराना माफ करने के काबिल नहीं है। पता नहीं मैं कैसा गा रही हूँ, ये तो अब लोग ही बताएंगे, आवाज मेरी निकल नहीं बहुत रही। शानदार चल रहा है। अरे भैया, हाँ, लेकिन रेल दुर्घटना होना तो किसी के हाथ का नहीं है ना नेहा। कोई सरकार नहीं चाहेगी, कोई मंत्री नहीं चाहेंगे कि रेल दुर्घटना हो जाए। आप उसमें भी गाना बना देती हाँ हैं। ठीक बात, आप एकदम सही कह रहे हैं कि अपने हाथ में नहीं है, कुछ भी हो सकता है। पर रील बनाना कि हम सुरक्षा कवच लाए हैं, 2 ट्रेनें जब ऐसे टकराएंगी तो सुरक्षा कवच खुल जाएगा और कुछ नहीं होगा, ये जो बड़ी बड़ी बातें, ये जो बड़ी बड़ी जुमलेबाजियां होती हैं, ये भी तो नहीं हो सकता है ना। अरे आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो चुप ही रहिए कम से कम, तब आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। फेंकने में तो अब लंबी लंबी फेंके जा रहे हैं, तो सवाल तो आपसे होगा ना जी। अरे भैया, आप 15 लाख रुपए खाते में आने की बात करेंगे और 10 साल हो गए, अब मुझे लगता है ये तीसरा कार्यकाल शुरू हो रहा है, 15 लाख रुपए खाते में हमारे नहीं आए। 2 करोड़ नौकरी देने की आप बात करेंगे और इसके बाद आप नौकरी नहीं देंगे। आए दिन आरओ का पेपर लीक हो जाता है, बच्चे सड़कों पर लाठी खा रहे हैं। लोक सेवा आयोग के सामने अभी प्रयागराज में बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे और पिछली बार भी कर रहे थे, तो पुलिस एकदम से दौड़ा रही थी लाठी लेके। अभी पटना में भी बच्चे बहुत लाठी खाए हैं। तो भैया, जब आप रोजगार की बात करेंगे कि हमको अगर आप लोग सत्ता में लाएंगे तो हम इतना नौकरी दे देंगे, महंगाई हटा देंगे, और जब हम देखते हैं 10 साल के बाद आपने कुछ नहीं किया है, तो हम तो आपसे सवाल करेंगे ना। तो बस सिंपल मैं वही काम कर रही हूँ। कैसे किया था वो ट्रेन वाला सवाल? हाँ, वो ट्रेन वाला, मैं अच्छा मुझे पहले बताए होते तो मैं गीत लिख करके लाई भी होती। क्या था वो लिरिक्स, आपने कुछ बताया ना? अपनी जिंदगी गंवानी पड़ेगी, तुम्हें जिंदगी अपनी गंवानी पड़ेगी, सहबवा की ट्रेन में आकर तो देखो, तुम्हें मौत से न लगने लगेगा, नरा नरा नला कर तो देखो। मैं भूल रही हूँ। अच्छा, हाँ, मैंने गाया है। बेरोजगारी वाला तो गीत आपको याद हाँ होगा? हाँ, याद है, याद है, क्योंकि वो तो टैगलाइन है। हाँ मैं गाती हूँ। भीख नाही हक सरकार मांगिला, भीख नाही हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बनी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बनी साहेब रोजगार मांगिला। अरे 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, आ कहत रहला कि रोजगार मिली ज्यादा। अरे नून तेल पैसा ना उधार मांगिला, खेत बाड़ी जमीन ना बधार मांगिला, बेरोजगार बनी साहेब रोजगार मांगिला। एक लाइन और, बच्चे क्या कह रहे हैं कि उम्र आधी आइल भइल जवानिया बेकार, नौकरी कहिया मिली, कि आही दादा कहिया मिली, दूलरुआ बबुआ भइले भार, नौकरी कहिया मिली। अरे पढ़त पढ़त झरी गईले चानी पर के बार, नौकरी कहिया मिली,
किया ही दादा कहिया मिली नवहा धुने ले कपार नौकरी कहिया मिली। ये तो बात थोड़ी वैसी है, लेकिन नेहा का भी जब हम प्रेम की बात करते हैं, नेहा के जीवन की बात करते हैं, हिमांशु की बात करते हैं, तो कैसे नजरें मिली, कैसे दिल धड़का, कैसे प्यार हुआ, हिमांशु कैसे जिंदगी में आए? हिमांशु, हाँ अभी मुझे लगता है कि अरे हिमांशु को भी लोग उतना ही जानने लगे जितना नेहा को जानते। हाँ हाँ हाँ, हम और हिमांशु जो है यही प्रगति मैदान में बुक फेयर में मिले थे और हम दोनों की नजरें मिली और हमें लगा कि हमें एक दूसरे से होता है ना कभी बातचीत करते हुए ऐसे चाय कॉफी लिए हुए कि भाई अब कौन है टाइप, और फिर लगता है कि इससे मेरी अच्छी बन सकती है। 2-4 बातें हुई, फिर हम अपने घर को चले गए, अपने घर को फिर मैसेंजर पे बात वगैरह, वो कविताएं भेजता था अपनी, मैं नहीं देखती। अच्छा। हाँ हाँ, वो रोज कविताएं भेजता। अच्छा, व्हाट्सएप के मैसेज ना देखने की आदत पहले से है? ये आपने मुझे बढ़िया रोस्ट किया। नहीं ऐसा नहीं था। नहीं, अब मेरे देखेंगी ना मैसेज? अरे घनश्याम जी, आपने मुझे रोस्ट। अच्छा, मेरा फोन साइलेंट था तब मैं नहीं देख पाई थी आपका मैसेज। ठीक है। अब प्रेम में ऐसा नहीं होता, प्रेम में आदमी मैसेज आने का इंतजार करता है महाराज, आप समझिए इस बात को। लेकिन हाँ, मैसेंजर पे मैं नहीं देखती थी, देखती ही नहीं थी। ढेर सारी कविताएं भेजता था, तब प्रेम नहीं था ना उस तरीके से। ठीक है, किसी को जानना अलग बात है, पर प्रेम हो जाना अलग बात है। तब प्रेम उतना नहीं था, मतलब जानते थे कि हाँ एक लड़का है जो जिससे मेरी अच्छी बनती है, जिससे हमारी बातचीत होती है। फिर मैंने अपने दुख साझा करने शुरू किया, अरे यार ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, उसने भी बताना शुरू किया, है ना। फिर 2 मन मिले, दोस्त बने, फिर प्रेम हुआ, फिर हमने शादी भी की। प्रपोज किसने किया? बहुत लड़ झगड़ के शादी। प्रपोज किसने किया था? हिमांशु ने बोला कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। अब कोई कविता भेज रहा है रोज आपके लिए कि प्रेम में हर बार सौंपा था हृदय, अब जीवन बचा है, जीवन तुम्हें सौंप रहा। आपने क्या कहा? अब इतनी कोई कविता लिखने वाला, वो अपने तरीके से वो प्रपोज करने का तरीका था। तो मैंने कहा कि अच्छा, एक तो मुझे ये लगता था कि पता नहीं लड़कों का क्या भरोसा, भैया कितनों को एक ही कविता भेजा गया हो। फॉरवर्ड टू ऑल। हाँ, तो पहले मुझे थोड़ा डाउट था, फिर हो गया प्रेम। फिर मुझे भी लगा यार तुम मुझे ठीक लगते हो। हिमांशु के लिए कौन सा गाना गाती हैं आप? थोड़ी प्रेम की बात हो जाए, रोमानियत की बात हो जाए। शारदा सिन्हा जी एक बड़ी अच्छी गायिका हुई, उनका भी निधन हुआ है। उनका ही गीत बड़ा सुंदर गाती थी। उनके जैसे तो मैं क्या ही गा पाऊंगी, लेकिन उनका गीत मुझे अच्छा लगता था। प्लीज हो जाए। अरे अम्मा हुआ वाके झूमे डढ़िया ए जी, अम्मा हुआ वाके झूमे डढ़िया, तनी ताकना बलमुआ हमार ओरिया, तनी ताकना बलमुआ हमार ओरिया। अरे अम्मा मोजरी गईले, महुआ कोचाई गईले, रसवा से भर गईले कुल डढ़िया, तनी ताकना बलमुआ हमार ओरिया। नेहा, कभी ऐसा लगता है, देखिए आप स्ट्रगल कर रही हैं और सबसे लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, आपका एक सपना पूरा हो रहा है, लेकिन हिमांशु उसी डगर में साथ साथ आपके चल रहे हैं। उनका ऐसे कोई सपना भी व्यक्तिगत तौर पे पूरा नहीं हो रहा है। आपके जरिए वो एक सपना जरूर दिख रहे होंगे, लेकिन उनका अपना एक सपना, एक करियर या अपना एक जो ध्येय होता है वो पूरा नहीं हो रहा। आपका कहना है कि आपकी वजह से उनकी नौकरी भी चली गई। नहीं, अब देखिए प्रेम में क्या होता है, हम दोनों का सपना एक ही है, साझा सपना है ना। ये प्रेम की बड़ी खूबसूरत बात है। ये अरेंज मैरिज में शायद मुझे नहीं मिल पाता। अगर किसी पुलिस दरोगा से मेरा ब्याह हो गया रहता, यही करते ना घर वाले, मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, पुलिस दरोगा ही ढूंढते ना मेरे लिए। तो मुझे भी ये बात मालूम है कि उसकी नौकरी अगर चली जाती तो कोई बड़ी बात नहीं कि अब तक तलाक हो गया रहता हमारा, कि भागो हमारे घर से, मत करो ये काम। आप इस चीज को समझिए, तलाक खैर बड़ी चीज हो गई, ये तो हो ही जाता कि बंद करो ये काम धाम। सास ससुर भी बोलते, सब बोलते, घर परिवार के लोग, आस पड़ोस के लोग बोलते। मेरी शादी को 8-9 महीने हुए थे घनश्याम जी, मेरे घर में पूरा पुलिस दरोगा की ऐसे टीम पहुंची थी, है ना। और गांव देहात के लोग ऐसे बोलने लगे थे। मेरे ससुर अकेले रहते, मेरी सास नहीं है। कोरोना काल में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के अभाव में उनकी मौत हो गई, यही अम्बेडकर नगर मेडिकल कॉलेज में, यूपी की मैं बात बता रही हूँ। अभी मैं गाती हूँ ये सब सारे गीत, ऐसा नहीं है कि बहुत। तो खैर हम क्या बात कर रहे थे,
हिमांशु का सपना। हाँ, तो हिमांशु का सपना और मेरा सपना एक ही है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि वहां पे पुलिस दरोगा जब पहुंचा तो ऐसा नहीं है, सारे गांव वाले एक लाइन से यही बात बोल रहे थे कि बड़ा सेलिब्रिटी से ब्याह किए हैं ना, वो गाना गाती है लड़की, वो बिहार में काबा वाली लड़की, यूपी में काबा वाली लड़की। अब देखो जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए हैं और पुलिस दरोगा घर पे आने लगा। तो वो बड़ा सपोर्ट रहा मेरे हस्बैंड का। वो अरेंज मैरिज में शायद ही मुझे मिलता। तो ये प्रेम की बड़ी खूबसूरती है कि उनकी नौकरी जाने के बाद भी वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। और कभी कभी तो मैं उनसे कहती हूँ, हिमांशु तुझे ये तो नहीं लगता कि मेरी वजह से तुम्हारे जीवन में इतनी बड़ी। उसने बोला नहीं बचिया, वो मुझे बचिया बोलता है प्रेम से। बोला नहीं, मेरा तुम्हारा सपना एक ही है, तुम आगे बढ़ो। मैंने कहा ना, मैंने जो व्यक्तिगत बात अपनी बताई कि मेरे साथ ऐसा नहीं है। और ये पता नहीं कैसे, मैं जहां से आती हूँ, मेरा जो नैहर है बड़ा उसमें एक दकियानुसी सोच रही, और जैसे ही मैं यहाँ आई हूँ वो आपको लगेगा कि एकदम बहुत ज्यादा फ्री हैं, बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव लोग। मेरे ससुर जी भी, हिमांशु तो मेरे हस्बैंड हो गए, प्रेमी हो गए, मेरे ससुर जी भी, मेरे ननद भी, कभी कोई रोक टोक नहीं। तो मायके से ज्यादा सपोर्ट ससुराल में रहा? बहुत ज्यादा, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। उत्तर और दक्षिण का अंतर है। हाँ, मैं ज्यादा खुश रहती हूँ अपने यहाँ। बहुत सपोर्ट करते हैं हिमांशु। वो कभी नहीं कहा कि मेरी नौकरी चली गई तो ये, वो बोला कि ठीक है, जो तुम्हारा सपना है उसको मैं पूरा कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम क्या चाहती हो करना? तुम गीत गाना चाहती हो, तुम गीत गाओ। तुम क्या करना चाहती हो हमको बस बता देना, तुम्हारे पीछे मिलूंगा। और हर वक्त, हर समय, किसी भी मंच पे मैं चली जाऊं, आपको एक फोटो मिलेगी पीछे, हमेशा यही पीछे ही खड़े रहते हैं स्तंभ की तरह। तो वो एक पावर है, वो एक चीज है, वो प्रेम में मिलती है। कुछ ऐसा जो बिल्कुल विहंगम हो आखिर में? मैं आपको कुछ गीत सुना देती हूँ, अपने ही गीत सुना देती हूँ। बाकी मैंने लिखा तो था, वो मैं लिख करके हाँ एक दूसरा आपको सुना देती हूँ। हो साहेबवा के देबो चुनी चुनी गारी, चंदा चोरावा के देबो चुनी चुनी गारी, इठगवा के देबो चुनी चुनी गारी। अरे जे के करे के बा धंधा में गंदा, जाके देवे चौकीदारवा के चंदा। ई फकीरवा से बड़का बाके भ्रष्टाचारी, साहेबवा के देबो चुनी चुनी गारी। जेकरा ऊपर मामला संगीन बा, ओकरा खातिर रही जा वॉशिंग मशीन बा। हो ओके करी है बेदाग बाबा कल की अवतारी, साहेबवा के देबो चुनी चुनी गारी, चौकीदारवा के देबो चुनी चुनी गारी, इठगवा के देबो चुनी चुनी गारी। प्रधानी चुनाव लड़ीबा। हाँ। ये याद है? हाँ, याद है। अच्छा ठीक है, फिर मैं वाइंड अप करूंगा। हाँ ओके ठीक है। अरे गहना बेचदा, गुड़िया बेचदा, हरवा बेचदा, चूड़िया बेचदा, खेतवा धैदा रेहन बलम परधानी लड़ब, पिया हो परधाइन बनब। कैसे? अरे जितला के बाद हमार बैंकवा के खाता चरचराई हो, गौवा जवार चाहे केतनो खिसियाई कचकचाई हो, भावना देह भाव काल में रहब, सिल्क सड़िया पहन बलम परधानी लड़ब, पिया हो परधाइन बनब। एक और लाइन। अरे ईटा के देवाल पे पुट्टी पलस्तर हो आई हो, ओकरा ऊपर चूना पेंट रंगाई पोताई लकलकाई हो, ए मोर बलमुए हो करे जा, बदली रहन सहन बलम परधानी लड़ब, पिया हो परधाइन बनब। तो नेहा चुनाव लड़े अपने समय के हिसाब से, और जो कुछ आपने सोचा है जीवन की रूपरेखा में वो सब कुछ पूरा हो। चलते चलते भोजपुरी जब आप बोलती हैं तो सुकून आता है। मैंने कहा तो मेरे व्यूवर्स के लिए भोजपुरी में कहिए कि इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है
है। और मैं यहाँ पे मिलने आती रहूंगी, ठीक ये है। वादा भी करना है, भोजपुरी में करना है। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल हमरा के भोजपुरी बोले आवेला। जितना भी भोजपुरी श्रोता भोजपुरी भाषी लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ल बा, ओकरा से हम ये कहल चाहब कि घनश्याम भैया पे बहुत सारा प्यार आशीर्वाद अपन लुटाई और भैया के चैनल के भी सब्सक्राइब करी, इनका के सपोर्ट करी। बाकी हमार का बा, हमहू आइल जाइल करब जगह। थैंक यू सो मच नेहा, बहुत अच्छा लगता है जब आप आती हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच घनश्याम जी। तो आज की इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना है, लेकिन नेहा ने वादा किया है कि वो आज जा रही है, लेकिन फिर हमसे मिलने आएंगी। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। नेहा ने रिक्वेस्ट की, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता ही रहता हूँ। मेरी और आपकी मुलाकातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। नए साल के नए मौसम में ढेर सारी सौगातें आपके आंचल में आ जाएं और आपके जीवन में खुशियों का रंग और चटक और प्रगाढ़ और चमकीला हो जाए। ध्यान रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।